Good morning, all of you. Today I shall teach you about the inorganic chemistry solid state. Belong to the BSc first year. आज हम BSc फर्स्ट ईयर का BSc प्रीवियस ईयर का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अकार्बनिक रसायन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले तो ये जानिए कि सॉलिड आया कहाँ से। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का हिंदी होता है ठोस, ठीक है। सॉलिड का हिंदी क्या होता है? ठोस होता है। अब इसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी चीज़ से टकरा जा रहे हैं, तो आप कहते हैं ठे लग गया, यानी कि ठोस है, ये है कि नहीं। पानी पी रहे हैं, आपको लिक्विड चीज़ें हैं, कोई चीज़ें आप अपनी दैनिक जीवन में उसको महसूस करते हैं कि कहाँ से कौन सा महक आ रहा है, तो ऑलरेडी यह क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे दैनिक जीवन में ठोस, द्रव, गैस से सारी स्थितियाँ आती हैं, जिन्हें हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो चैप्टर है सॉलिड की, उसको हम पढ़ेंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि ए सॉलिड इज़ द पार्ट ऑफ मैटर। ए सॉलिड जो होता है यह एक पार्ट ऑफ मैटर होता है, यानी सॉलिड जो होता है वो ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ मैटर होता है। जो मैटर यानी द्रव होता है उसी का पार्ट हुआ करता है सॉलिड। तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर की क्या परिभाषा है? द मैटर इज कंटेनिंग द वॉल्यूम्स एंड ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया, दस द मैटर आल्सो कंटेनिंग थ्री पार्ट्स। यानी जो मैटर होता है उसमें एक प्रकार का आयतन पाया जाता है, उसमें एक प्रकार का मास भी पाया जाता है, द्रव्य भी पाया जाता है। इस चीज़ को केयर कीजिएगा। जो मैटर होता है, जो द्रव्य होता है, यानी आपको हम डिफिनेशन बताते हैं बेसिक लेवल का, कि द्रव्य जो होता है वह ऑलरेडी हम उसका अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लेते हैं तो उसी का नाम मैटर होता है। यहाँ पर लिखा है कि द मैटर इज कंटेनिंग द वॉल्यूम्स एंड ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया, दस द मैटर आल्सो कंटेनिंग थ्री पार्ट्स। यानी हम यहाँ पर यह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मैटर होता है वह ऑलरेडी कंटेन एरिया को कंटेन करता है। यानी मैटर को जब हम कहीं पे रखते हैं तो वह क्या करेगा? एरिया को कंटेन करेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यह क्या है? डस्टर है। यह क्या है? डस्टर है। और जब हम कहीं पे इसको रखेंगे, देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने इस पूरे एरिया को कंटेन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ या मान लीजिए ये डस्टर है, यहाँ मैंने हाथ पे रखा तो इतने स्थान को इसने क्या किया? ग्रहण किया। तो जो मैटर होता है वह जब किसी जगह पे रखा जाता है तो वह जो होता है ऑलरेडी स्थान ग्रहण करता है। मैटर क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। तो इससे साबित होता है कि जो मैटर होता है वह स्थान ग्रहण करता है और उसके अंदर एक प्रकार का वॉल्यूम पाया जाता है, उसके अंदर आयतन पाया जाता है। तो यह क्लियर हो गया कि एनी द मैटर इज कंटेनिंग द वॉल्यूम, मैटर के अंदर वॉल्यूम होते हैं, एंड ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया, और वह सरफेस एरिया को ग्रहण करते हैं। दस द मैटर आल्सो कंटेनिंग थ्री पार्ट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य होते हैं उनके तीन पार्ट होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य होते हैं उनके तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन पार्ट होते हैं उनके, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड की पार्ट यह है, लिक्विड की पार्ट यह है, और गैस की पार्ट यह है। तो तीन पार्ट में सॉलिड में ये होता है। तो हम सॉलिड और लिक्विड और गैस की बात जब करेंगे तो तीनों का कंपैरिजन करते हुए चलते हैं हम, तो इसको हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उनमें दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम हुआ करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखिए, आप दो अणुओं के बीच की दूरी, यानी
इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो अणुओं के बीच की जो दूरी है वह क्या है, कम है। ठीक है, हम तो कहेंगे कि होता ही नहीं है, इसी के कारण यह क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वह बहुत ही कम है, जिसको हम कह सकते हैं कि है ही नहीं, यानी बहुत ही कम, यानी है ही नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आती है लिक्विड की। उसके बाद बारी आती है लिक्विड की। तो आप देखते हैं कि जो लिक्विड होता है, इनमें दो अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी दूर दूर हुआ करती है। जो लिक्विड होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी दूर दूर हुआ करती है, जिसके कारण ये आपस में भी टकराने लगते हैं। और इनमें आपस में टकराने की वजह से इंटरेक्शन का प्रॉपर्टीज आ जाता है, और इंटरेक्शन की प्रॉपर्टीज आने की वजह से इसमें तरलता का गुण आ जाता है, लिक्विडिफिकेशन आ जाता है। देखिए, जब दो अणुओं के बीच की दूरी रहेगी ही नहीं तो कहाँ से टकराएंगे, यानी वो ठोस हो जाएंगे। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि इनमें दो अणुओं के बीच में दूरी होती है और ये आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण इनमें इंट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती है, लिक्विडिफिकेशन की प्रॉपर्टीज आ जाती है, और इनमें एक प्रकार का तरलता का गुण आ जाता है, इसलिए यह लिक्विड कहलाते हैं। उसके बाद हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी अधिक हुआ करती है। गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, काफ़ी अधिक हुआ करती है, और ये इतना अधिक होते हैं कि वे आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिनमें वह रखे जाते हैं। लेकिन टकराने से इनके गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इनकी गति कम हो गई या तेज हो गई, नहीं, इनकी जो मोमेंटम है, इनकी जो वेलोसिटी है उतनी रहती है। तो आपने भी सुना कि ठोस के दो अणुओं के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं होती है, यदि होती भी है तो बहुत ही कम हुआ करती है, इसलिए ठोस कहलाते हैं। जो हमारे पास द्रव होता है या द्रव में दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत अधिक हुआ करती है, जिसके कारण ये आपस में टकराते हैं, और टकराने की वजह से उसमें तरलता का गुण आ जाता है। तरलता का गुण जब आता है, जिसके कारण इन्हें हम लिक्विडिफिकेशन कह सकते हैं, तरलता का गुण आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका गैस। गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी अधिक हुआ करती है, इतना अधिक होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वे आपस में भी टकराते हैं और उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिसमें यह रखे जाते हैं। उस बंद पात्र के दीवार से भी टकराते हैं जिसमें यह रखे जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन इनमें टकराने से इनके गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यह होता है। अब उसके बाद फिर हम अगली पॉइंट होते हैं, एनी सॉलिड आल्सो कंटेनिंग द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसमें क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। एनी लिक्विड आल्सो कंटेनिंग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज समथिंग, उसमें कुछ होता है, इनकी अपेक्षा उससे कुछ ज़्यादा ही होता है। एनी गैस आल्सो कंटेनिंग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लार्ज, और किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप, इट्स वॉल्यूम एंड कलर इज फिक्स। इनका वॉल्यूम और कलर क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। इट्स वॉल्यूम एंड कलर इज, वॉल्यूम इज फिक्स, कलर इज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज फिक्स बट कलर इज अनफिक्स। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनका कलर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोथ कलर एंड वॉल्यूम इज अनफिक्स।
इनका कलर और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, अनफिक्स होता है। तो ये आपने जाना कि जो ठोस होते हैं, ठोस में जो होता है, इनका जो ठोस होते हैं इनमें जो ये होता है आपका कलर और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। यानी ठोस के अंदर रंग और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि आपके पास जो लिक्विड की फॉर्म में है, जो आपके पास द्रव के फॉर्म में है, उनमें ऑलरेडी वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन कलर फिक्स नहीं होता है। द्रव का कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं और इन्हें जिस पात्र के अंदर आप रखेंगे वह उसी के रंग में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद गैस की बात आती है, तो गैस के अंदर जो होता है इनका कलर और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो एक बार मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, ठोस जो होता है वह द्रव्य का ही भाग होता है। द्रव्य जो होता है वह ऑलरेडी हम उसको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं और इसमें जहाँ भी हम इसको रखते हैं स्थान ग्रहण करता है। द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठोस जो होता है ऑलरेडी इनके दौड़गों के बीच की दूरी बहुत कम हुआ करती है या तो होती ही नहीं है। उसके बाद आता है कि जो हमारे पास द्रव है, द्रव के दौड़गों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है। द्रव के दौड़गों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है जिसके कारण ये आपस में टकराते हैं। टकराने की वजह से इसमें लिक्विडिफिकेशन का गुण आ जाता है, तरलता का गुण आ जाता है। और इसके बाद जो गैस होता है, गैस के दौड़गों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, इतना अधिक होती है कि वे आपस में टकराने लगते हैं और टकराने के कारण इनमें किसी भी प्रकार के गति का, किसी भी प्रकार के मोमेंट का परिवर्तन नहीं होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि जो द्रव होता है इनका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यह एक प्रकार के रंगहीन होते हैं, इन्हें जिस द्रव में रखा जाएगा उसी का रूप धारण कर लेंगे। गैस जो होते हैं, गैस के आयतन जो होता है और आकार जो होता है दोनों ही अनिश्चित हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया, आपको एनालाइज किया ठोस, द्रव और गैस। अब उसके बाद मुझे जो डिटेल पढ़ना है वह पढ़ना है ठोस। अब आपको हम बता दें कि सॉलिड हमको क्या पढ़ना है, सॉलिड को पढ़ना है। तो सॉलिड क्या होता है उसको आराम से पढ़िएगा। सॉलिड जो होता है वह ऑलरेडी यहाँ पे जो सॉलिड होगा वह ऑलरेडी हमारा 2 टाइप का होता है। सॉलिड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, जो क्रिस्टल सॉलिड, उसमें अंतर होता है। जैसा आपने देखा होगा कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ठोस आते हैं। जैसे आप नमूने के तौर पर देख लीजिए कि आप नमूने के रूप में उसको देख लीजिए कि आपके पास एक शीशा होता है जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर वो शीशा फूट जाए, नीचे गिर जाए ना, तो उसमें होता क्या है कि अगर वो नीचे गिरेगा, चूर चूर हो जाएगा, तो उस शीशे पर जैसे ही आपका पैर पड़ता है तुरंत आपके पैर से ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि वह शीशा क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह दानेदार होता है। जैसे अगर आप चीनी को पीस दीजिए और चीनी को कितना भी बारीक पीसिए, लेकिन अगर आप अपने हाथ में उसको रगड़ेंगे तो वह पाउडर नहीं होगा, आपके हाथों में वह गड़ेगा, है ना, आपको दानेदार महसूस होगा। तो इसे कहते हैं रवादार महसूस होगा, उससे कहते हैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे केस हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। जैसे नमक ले लीजिए, नमक को भी आप बारीकी से पीस लीजिए। नमक को भी जब आप पीसते हैं तो वह भी क्या होता है, रवादार होता है, दानेदार होता है। तो ये आपका रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन यदि हम उसकी बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड एक प्रकार का ठोस होता है और यह ऐसा ठोस होता है जो कि ऑलरेडी पाउडर नुमा होता है। इसका रीज़न क्या है,
कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट द पार्टिकल ऑन द रेंडमली अरेंजमेंट, यानी कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह रेंडमली अरेंजमेंट होता है। यानी आपने देखा होगा कि किसी भी किसान को देखेंगे यदि वह टमाटर के प्लांट को प्लांटिंग किया हुआ है तो वो इतने सीधे सीधे से किया रहता है कि आप किसी भी कॉर्नर से अगर उसको देखते हैं तो ऑलरेडी आपको एक लाइन एक कतार में दिखाई देगा। तो उसी तरीके से रेंडमली अरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि वह सीधे कतार से कतार लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम किसी भी एक पॉइंट को मिलाएंगे, चाहे ऐसे मिलाएं और चाहे ऐसे मिलाएं, तो वह ऑलरेडी मैच कर रहा है, इसे हम रेंडमली अरेंजमेंट कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है वह ऑलरेडी रेंडमली अरेंजमेंट होता है, और रेंडमली अरेंजमेंट का मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल सीधे सीधे मिलते रहते हैं, है ना। तो एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रवादार होता है, और उसको जब भी हम कहीं पे भी स्क्रैच होगा या ये गिरेगा तो वो ऑलरेडी वो दानेदार होगा। उसके बाद एमार्फस सॉलिड की बात करें, जैसे आपने देखा ट्रक का शीशा, अगर ट्रक कहीं पे एक्सीडेंटल केस होता है, ट्रक के शीशे नीचे गिरते हैं तो ऑलरेडी वह शीशे पोलराइज हुआ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साइकिल या हम उसके ऊपर से जाते आते रहते हैं लेकिन हमारे पैरों पे वो नहीं गिरता है। तो इस प्रकार से वह एक प्रकार का एमार्फस सॉलिड हो गया। या तो हम जिस घर में रहते हैं उसमें जो खिड़की लगी होती है वह खिड़की कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम अंदर रह करके बाहर के आदमी को देख सकते हैं, बट बाहर का आदमी हमको नहीं देख सकता। तो ऐसे उसमें कुछ प्लास्टिक बन रहता है, ऐसी चीज़ें क्या है, एमार्फस सॉलिड है। या तो फिर आप रबर का गेंद देख लीजिए, रबर के गेंद में भी क्या है, पोलराइजेशन है, वह उसमें भी क्या होता है, वो पोलराइज हुआ करता है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, एमार्फस सॉलिड हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड जाना है और एमार्फस सॉलिड जाना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वह रेंडमली अरेंजमेंट होता है, जबकि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उनमें जो इनका अरेंजमेंट होता है वह पोलराइज होता है, वह नॉन रेंडमली अरेंजमेंट हुआ करते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज आइसोट्रोपिक। यह क्या है, यह एक प्रकार का आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब यह होता है कि अगर हम इसे कहीं भी लेकर के जाएंगे, देयर आर नो चेंजेस इन द फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज, देयर आर नो चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, इनमें जो होता है जो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज होती है वह चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द टेम्परेचर के दौरान। इसमें फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन इनमें क्या होता है, फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती है। ये रहा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेप ऑफ सॉलिड। शेप ऑफ सॉलिड की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की बात करें तो आप ये जान लीजिएगा कि जो सॉलिड होता है, एनी सॉलिड इज एज लाइक ए क्यूब। कोई भी सॉलिड अगर होता है वह क्यूब के शेप में होता है। तो क्यूब क्या होता है ये देखिएगा, ये क्यूब होता है।
कोई भी सॉलिड होता है वह किस शेप में होता है? क्यूब के शेप में होता है, जिसे हम ABCDEFGH कह सकते हैं। कोई भी सॉलिड क्या होता है? क्यूब के शेप में होता है, जिसे हम ABCDEFGH इसके इंडिकेट कर रहे हैं। तो यह क्यूब के शेप में सॉलिड होता है और इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो लैटिस पॉइंट होगा, जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यह मेरा ऑलरेडी सॉलिड है, यह क्या है? सॉलिड है, यह क्या है? ठोस है, ठीक है। अब इसमें हमको लैटिस पॉइंट करना है, यानी कॉर्नर। तो जो इसका कॉर्नर होगा वहीं इसका क्या होगा? लैटिस पॉइंट होगा। आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। एक बार आप फिर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, यानी 8 लैटिस पॉइंट है। तो देयर आर 8 कॉर्नर इन द सॉलिड। कौन कौन देख सकते हैं आप? एक कॉर्नर ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर है। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर है इसमें। तो 8 लैटिस पॉइंट हैं। तो देयर आर 8 कॉर्नर, देयर आर 8 कॉर्नर, सो दैट इसमें 8 कॉर्नर है, सो दैट लैटिस पॉइंट, so that lattice point is 8। इसमें 8 कॉर्नर है, इसलिए लैटिस पॉइंट कितना हो गया? 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लैटिस पॉइंट हो गए। तो ये रहा लैटिस पॉइंट। इन्हें हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। इन्हें हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। तो 8 लैटिस पॉइंट हो गई इसमें ना। अब उसके बाद आती है बारी फेस की। फेस क्या है? आप यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें फेस देखना है। तो जो प्लेन होता है, एनी फेस इज प्लेन, एनी फेस इज प्लेन। कोई भी फेस होता है वह किस में होता है? प्लेन में होता है। प्लेन का मतलब, जैसे आप ये देख लीजिए, कहते नहीं कि आप किसी भी लाइन को बिना आगे बढ़ाए उसे छोटा करिए, ऐसा आपने सुना होगा ना, ऐसा। तो ये भी होता है। तो ये रहा आपका बी, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका जी। तो BFCG यह एक प्लेन है, यह एक आपका क्या है? प्लेन है। तो कितने प्लेन होंगे ये देख सकते हैं आप। तो BFGC यह एक प्लेन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? CDHGC यह एक प्लेन हो गया, 2 हो गया। ADEAH यह एक प्लेन हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद
ए बी एफ ई ए, इस तरह से एक प्लेन हो गया, 4 हो गए। एक प्लेन आपका बड़ा वाला सामने ए बी सी डी, यह एक प्लेन हो गया। ई एफ जी एच, यह एक प्लेन हो गया। तो देयर आर 6 प्लेन, देयर आर 6 प्लेन, 6 फेस। तो फेस कितने हैं? 6 हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। तो एक फेस तो ये हो गया। फेस का मतलब यह होता है कि उसे यदि हम शीशे के पास लेकर के जाए तो वह शीशे में दिखाई देना चाहिए। कहाँ लेकर के जाएं? शीशे के पास। यदि हम उसे शीशे के पास लेकर के जाए तो वह शीशे में क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। तो जैसे मैं इसे शीशे के पास लेकर के जाऊंगा तो यह शीशे में दिखाई देगा इस तरह से। तो ऑलरेडी यह क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। एक प्लेन तो यह हो गया, एक हो गया। उसके बाद ये 2 प्लेन हो गए, और फिर इसके बाद ये 3 प्लेन हो गया, और फिर इसके बाद ये 4 प्लेन हो गया, और उसके बाद ये 5 प्लेन हो गया, और उसके बाद ये 6 प्लेन हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, प्लेन मैंने से गिना है, फेस मैंने कैसे गिना? एक प्लेन हो गया, मुड़ा दीजिए, 2 प्लेन हो गया, 3 प्लेन हो गया, 4 प्लेन हो गया, 5 प्लेन हो गया, 6 प्लेन होंगे। तो कितने प्लेन होंगे? 6। ठीक है, कितने प्लेन होंगे? 6 प्लेन होंगे। तो इस तरीके से 6 प्लेन हो गया। यही चीज मैंने इसमें किया था। कॉर्नर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कॉर्नर हो गए भाई? 8। कॉर्नर कितने होंगे? 8 हो गए। क्लियर हो गया? तो आपने यह देखा कि फेस कितने हैं और कॉर्नर कितने हैं। अब उसके बाद आता है इंट्राफेसियल एंगल। इंट्राफेसियल एंगल देखिएगा, इंट्राफेसियल एंगल का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में जुड़ी हुई, है कि नहीं? यानी मैं इसको अगर निकालूं तो ये वाला जो एंगल है इंट्राफेसियल एंगल है। यानी जब 2 भुजाएं आपस में जहाँ पे एडजेसेंट हो रही हो, when two edge adjacent to the each other, adjacent to the each other angle is known as इंट्राफेसियल एंगल। जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में जुड़ती हों वहाँ पर इंट्राफेसियल एंगल होगा। जहाँ पे 2 भुजाएं आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हों इस तरह से, तो वहाँ पर क्या होता है? इंट्राफेसियल एंगल होता है।
ठीक है। इंट्राफेशियल एंगल क्या होता है कि जब दो भुजाएं जहाँ पर एडजेसेंट होती हैं वहाँ पर इंट्राफेशियल एंगल होता है इस तरह से। अब आगे देखिए एज। एज क्या होता है? किनारा। किनारा क्या होता है इसको देखिएगा। इसमें एज कितने हैं? ए बी एक एज हो गया, बी सी दो एज हो गए, सी डी तीन एज हो गया, ए डी चार एज हो गया, ठीक है। बी एफ पाँच एज हो गया, जी एफ छः एज हो गया, सी जी सात एज हो गया, एच जी आठ एज हो गया, डी एच नौ एज हो गया, ई एच 10 एज हो गया, ए बी तो हो गया पहले से ही 10 हो गए, ई ए 11 एज हो गया, ई एफ 12 एज हो गया। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा एज मैंने कैसे निकाला है। ए बी एक एज हो गया, बी सी दो एज हो गया, बी एफ तीन एज हो गया, बी एफ कितना एज हो गया? 3 हो गया। उसके बाद एक दफे सुन लीजिए, ए बी एक एज हो गया, बी एफ 2, सी डी 3, ए डी 4, ये 5 है, बी एफ 5, एफ जी 6, सी जी 7, जी एच 8, डी एच 9, एच ई 10, ई ए 11, ई एफ 12। कितने एज हो गए? 12। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इनमें भी एक एज ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल कितने एज हो गए? 12। तो देयर आर 12 एज। कितने एज हो गए? देयर आर 12 एज। टोटल 12 एज हो गए, 12 किनारे होंगे। देयर आर 12 एज। टोटल 12 किनारे होंगे, 12 एज होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, कितने एज होते हैं। तो एज आपने जाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 इसमें एज होते हैं। फेस कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इसमें फेस होते हैं। इसमें कितने वो होते हैं? कार्नर। कार्नर भी आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के 8 कॉर्नर होते हैं।
तो इस तरीके से इसमें एज, कॉर्नर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of particles there are following types of solid। सॉलिड जो होता है अरेंजमेंट के आधार से निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे कह दिया जाए एससीसी। एससीसी का पूरा नाम होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। एससीसी का पूरा नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। यह एससीसी का पूरा नाम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो 8 है। तो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वह केवल लैटिस पॉइंट पर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इन दिस केसेस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल in these cases the arrangement of particle only lattice point। जो अरेंजमेंट पार्टिकल होता है वह कहाँ होता है? केवल लैटिस पॉइंट पर होता है। यानी यह सीसी का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। और इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वह कहाँ होता है? केवल लैटिस पॉइंट पर। नोट कर सकते हैं, नोट ओनली लैटिस पॉइंट। ओनली लैटिस पॉइंट। तो ए पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली लैटिस पॉइंट पर होता है। तो जब पार्टिकल केवल ओनली लैटिस पॉइंट पर रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? एससीसी। और एससीसी का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो पार्टिकल होते हैं वह केवल लैटिस ही पॉइंट पर मौजूद होते हैं। अब उसके बाद आता है बीसीसी। तो बीसीसी का पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर देखिएगा,
बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में हम क्यूब बनाएंगे। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाते हैं ABCDEFGH का। उसको भुजाओं को पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल आपका होगा कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में। तो किसी पूरी बॉडी का कितना सेंटर बनेगा, एक। अगर कोई क्यूब के शेप में है तो उसमें बॉडी का सेंटर कितना बनेगा, एक बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूरा बॉडी है और इसका कहीं बीच में एक क्या होगा, सेंटर होगा। तो पूरे बॉडी का सेंटर कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे। तो आप लिख सकते हैं व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल on the lattice point arrangement of particle on the lattice point as well as body center। जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ पे हो, है ना, लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर में। तो वहाँ पर क्या होगा, बीसीसी केस में क्या होगा कि जो अरेंजमेंट पार्टिकल होगा वह कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर में। यानी पार्टिकल लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर में। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बीसीसी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसीसी। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आपका पार्टिकल अरेंजमेंट होगा वह ऑलरेडी कहाँ होगा, लैटिस पॉइंट। और साथ ही साथ लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर। लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर में। जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वह लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ रहेगा, बॉडी के सेंटर में रहेगा। तो जब पार्टिकल लैटिस पॉइंट के साथ साथ बॉडी के सेंटर में रहे तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या होगा, बीसीसी। तो आपने देखा कि एससीसी के केस में एससीसी का पूरा नाम क्या था, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। और बीसीसी का पूरा नाम क्या था, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो एससीसी में हमने क्या किया कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल था, एससीसी इसका पूरा नाम था। और मैंने देखा कि जो पार्टिकल था वह केवल कहाँ पे था, कॉर्नर पे था। पार्टिकल कहाँ पे था, केवल कॉर्नर पे था। बीसीसी केस में मैंने क्या देखा, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में पार्टिकल आपका लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर पे। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेगा, बॉडी सेंटर में। तो जब पार्टिकल आपकी कॉर्नर के साथ साथ, यानी ये जो आपका है कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे रहे, बॉडी के सेंटर में, बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, बीसीसी, है कि नहीं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जब केवल पार्टिकल कॉर्नर पे रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, एससीसी होता है। एससीसी का पूरा नाम क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। और जब पार्टिकल आपका कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे मौजूद हो, बॉडी सेंटर में, क्योंकि यह लिखा है व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द लैटिस पॉइंट एज वेल एज बॉडी सेंटर। अगर पार्टिकल आपका लैटिस पॉइंट पर है और साथ ही साथ कहाँ है, बॉडी के सेंटर में,
तो वह क्या हो जाएगा, इज नोन एज बीसीसी। बीसीसी हो जाता है पार्टिकल अरेंजमेंट इक्वल लैटिस पॉइंट प्लस बॉडी सेंटर। तो लैटिस पॉइंट और बॉडी सेंटर दोनों पे रहना मौजूद होगा, तो वह क्या हो जाएगा आपका बीसीसी। अब जैसे आपका आगे एफसीसी, फेस सेंटर की भी क्रिस्टल, फेस सेंटर की भी क्रिस्टल का मतलब आप देखिए, फेस सेंटर के भी क्रिस्टल को देखिए आप, इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लीजिए आप। अब इसमें क्या करेंगे आप, बॉडी सेंटर में तो ये आपका रहा कॉर्नर पे, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेगा, फेस के सेंटर में। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहेगा, फेस के सेंटर में रहेगा। ये पूरा ये फेस एक है, इसका सेंटर यहाँ बनेगा इधर कहीं। ये पूरा कॉर्नर ही है, इसका फेस सेंटर इधर कहीं बनेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि बॉडी सेंटर के साथ साथ कहाँ रही है, फेस के सेंटर में। तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होगा, एफसीसी, यानी आपको यहाँ लिखना होगा वेन arrangement of particle, when arrangement of particle on the lattice point जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ पे हो, लैटिस पॉइंट पर, एज वेल एज फेस सेंटर, और साथ ही साथ कहाँ पे हो, फेस के सेंटर पे। जब अरेंज ऑफ पार्टिकल क्या हो, लैटिस पॉइंट पर, और साथ ही साथ कहाँ हो, फेस के सेंटर पे, तब क्या हो जाएगा, दैट इज एफसीसी, है ना। क्या हो जाएगा, एफसीसी। तो यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि नोट करने वाली बात यह है, आपको लिखना होगा फेस सेंटर, फेस सेंटर के बाद लिखना होगा लैटिस पॉइंट, यानी यहाँ पे पार्टिकल क्या रहेगा, फेस सेंटर के साथ साथ लैटिस पॉइंट पर रहेगा। तो जो आपका फेस का सेंटर है वो ऑलरेडी 6 होंगी, तो फेस का सेंटर 6 और फिर लैटिस पॉइंट पर रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, एफसीसी। एफसीसी का मतलब होगा कि पार्टिकल जो आपका होना चाहिए, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, यह आपके फेस हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4, 5 और 6, ये सारे 6 फेस हैं। और इन फेसों का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरह से। तो ऑलरेडी पार्टिकल एफसीसी में कैसा होगा कि कॉर्नर पे होगा,
8 कॉर्नर पर, और उसके साथ साथ कहाँ होगा, इन फेस के सेंटरों पर। तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे हो, फेस के सेंटर पे, तो ऑलरेडी वहाँ क्या हो जाएगा, FCC। तो इस तरीके से आपने देखा कि FCC में ऑलरेडी फेस सेंटर पे होना चाहिए और लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल मौजूद होना चाहिए। चाहिए फिर क्या सेटिंग के चक्कर में। HCC यानी एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल ये हो जाएगा। अब एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में क्या करेंगे, ABCDEFGH मैंने किया। और इसमें होता क्या है कि जो ABCD है यानी कॉर्नर में रहेगा पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर, इस तरह से लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एज के सेंटर पे रहेगा। एज के सेंटर पे तो जब पार्टिकल आपके एज पर काउंट कर लीजिएगा कितने सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं when the arrangement of particle on the lattice point when the arrangement of particle on the lattice point as well as on the edge center, जब आपका पार्टिकल कहाँ पे हो, लैटिस पॉइंट पर, और साथ ही साथ कहाँ पे हो, एज के सेंटर पे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ACC। ACC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। क्या हो जाएगा, एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, यानी आपका पार्टिकल लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे रहेगा, एज के सेंटर पे। नोट करने वाली बात यह है कि यानी लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे रहेगा, एज सेंटर पे। लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ रहेगा, एज सेंटर पे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे क्या हो जाएगा, एज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो जब आपका पार्टिकल अरेंजमेंट कहाँ पे हो, बॉडी के सेंटर पे, लैटिस पॉइंट, और साथ साथ क्या हो, एज के सेंटर पे। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका ठोस है, तो यह क्या हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ और यहाँ ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, एज के सेंटर पे, तो ये आपका एज है, इसके सेंटर पे, एज के सेंटर पे हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ACC यानी लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ पे हो, एज के सेंटर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, HCC हो जाता है। इस चीज़ को ख्याल करिएगा।
तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया आज अपने फर्स्ट लेक्चर में सॉलिड के विषय में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री था और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और बहुत ही एग्ज़ामों में पूछता भी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉलिड स्टेट में मैंने आपको पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है। आप इसे पिछली कक्षा में पढ़े भी थे कि सॉलिड जो होता है वह ऑलरेडी एक प्रकार का ठोस और द्रव्य का भाग है। द्रव्य उसे कहते हैं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस जिनमें 2 अणुओं के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं होती है और इनका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव इनके 2 अणुओं के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा होती है, जिसके कारण वे आपस में टकराते रहते हैं और इनमें तरलता का गुण हो जाता है और इनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस के 2 अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण ये आपस में टकराते हैं, लेकिन टकराने से इनके गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये तो आप बचपन से पढ़े हैं। इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया कि हमको ठोस केवल पढ़ना था। हमने आपसे कहा कि ठोस एमार्फस सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो एमार्फस सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेंडमली अरेंजमेंट होते हैं, एमार्फस सॉलिड नॉन रेंडमली अरेंजमेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं, वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर वाइज सबको एक्सप्लेन किया गया। तो इसके बाद ये टेम्परेचर के साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तन आ सकते हैं। फिजिकली केमिकली प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन इसमें फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं आ सकता है। ये चीज़ें आपने देखा। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमार्फस सॉलिड का ये अंतर रहा है। अब तो ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने पढ़ा एससीसी का क्या नाम होता है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। एससीसी का पूरा नाम क्या होता है, एसेंट्रिक क्यूबिक क्रिस्टल। एफसीसी का पूरा नाम क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस यानी कि एससीसी में क्या होता है कि जो हमारा वो रहेगा, क्यूब रहेगा, उस पर केवल लैटिस पॉइंट पर ही, कॉर्नर पे ही केवल पार्टिकल होंगे, है कि नहीं। और बीसीसी का मतलब क्या होगा कि कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे रहेगा। एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर के साथ साथ तुम्हारे लैटिस पॉइंट पर रहेगा। एससीसी का मतलब क्या होता है, ए सेंटर के साथ साथ हमारे लैटिस पॉइंट पर रहेगा। तो इस तरह से आपने पूरा देखा। अगली कक्षा में मैं एससीसी, एससीसी, एफसीसी के केस में इनके क्या नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो बताएंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि ऑलरेडी इनमें कितने पैरेलल होते हैं, कितने इंटरसेप्ट हुआ करते हैं, मिलर इंडिसेस कैसे खींचते हैं, इनकी सिमेट्री क्या है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसमें बाकी। यूनिट सेल क्या होता है, उनकी भुजाओं की लंबाई कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस लेक्चर को ऑलरेडी भूलिएगा मत। आप इसका नोट्स अच्छी तरह से बनाइए और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, उस कमी को पूरा किया जाए और इसके नोट्स बनाइए। आप पीडीएफ फाइल आपको दी जाती हैं, आप इसके नोट्स बनाइए और आराम से आसानी के साथ कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करिए, प्रॉब्लम लिखा करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। मैं इसी वाणी के साथ
इतनी वक्तव्यों के साथ, इसी लेक्चर के साथ मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन छुट्टियों का लुत्फ़ उठाइए, इन छुट्टियों में पढ़ाई करिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। इस तरह से आपने देखा कि यह टॉपिक समाप्त हो गया, और जैसे ही यह टॉपिक समाप्त हो गया आप इसका नोट सुनाइए। अगले लेक्चर में मैं आपको सॉलिड के ही विषय में जो इसके शेष भाग है उसका डिस्कशन करूँगा। जय हिंद, जय भारत।